हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 2019 का सीबीटी 1 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 28 दिसंबर 2020 से 15 मार्च 2021 तक जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इन सब के वीडियोस प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। आज के क्लास में 19 मार्च 2021 का दूसरा शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। इसका पहला शिफ्ट का वीडियो भी प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा, ठीक है। और 16 से 18 मार्च तक कोई एग्जाम्स नहीं हुआ था, ठीक है। और इन सब के सॉल्यूशन पहले कंप्लीट हो चुके हैं। इनके वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज के सारे सवाल इंग्लिश में ही है, मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताते जाऊँगा, ठीक है। तो ये पहला सवाल है, इसमें कह रहा है कि इसका वैल्यू फाइंड करना है, यानी कि मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ ऊपर लिखा हुआ है वही चीज़ यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। अगर हम लोग ब्रैकेट के अंदर की चीज़ों को यहाँ जोड़ दें तो क्या मिलेगा हमें। ये देखिए, P पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है। जोड़ने के बाद ये जीरो हो जाएगा। यहाँ Q नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, जीरो। यहाँ R नेगेटिव, यहाँ R पॉजिटिव, जीरो। यानी सबको जोड़ने के बाद हमें क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। और हम लोग एक बात जानते हैं कि अगर A प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो रहे तो यहाँ से A क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर कितना होता है, 3ABC, ठीक है। तो हमें यहाँ पर पहला ब्रैकेट ए हो गया, दूसरा बी, तीसरा सी। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान निकालना है और तीनों का योगफल क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो हमें क्या देना होगा, 3ABC। कहने का मतलब है इसका वैल्यू ऊपर वाला का हो जाएगा 3 इंटू ए हो गया हमारा पी माइनस क्यू, बी हो गया दूसरा ब्रैकेट यानी क्यू माइनस आर, और सी हो गया हमारा तीसरा ब्रैकेट यानी आर माइनस पी। और नीचे वाला जो भी चीज़ है वो उसको सेम लिख देंगे, यानी 9 इंटू पी माइनस क्यू, क्यू माइनस आर, आर माइनस पी। आप लिख भी सकते हैं, नहीं तो समझ के डायरेक्ट आप ऑरली कटा सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ से ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला कट जाएगा, और 3 से एक बार में, 3 से 3 बार में, तो 1/3 जो है इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफेरेंस एंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 37 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ द सर्कल इज, यानी कह रहा है किसी वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर 37 सेंटीमीटर है, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। देखिए, हम आपको कई बार बताएं कि अगर किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो इसका परिधि कितना होगा, 44 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। और इसका एरिया कितना होगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए 7 है, यहाँ 44 है, ये त्रिज्या है, ये परिधि है। इन दोनों का अगर आप डिफरेंस लेंगे यानी अंतर, तो कितना मिलेगा आपको, 37। 44 माइनस 7, 37। वही चीज़ यहाँ पर अंतर में दे रखा है, 37 है। यानी कहने का मतलब है कि जिस वृत्त का एरिया यहाँ पर पूछा जा रहा है उसका त्रिज्या कितना है, 7 है। अगर त्रिज्या 7 है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप इसको लिख लीजिए, वृत्त का परिधि कितना हो जाएगा, 2πr। अगर वृत्त की त्रिज्या r है तो 2πr, और माइनस कर दीजिए त्रिज्या यानी r बराबर 37। यहाँ से r का वैल्यू निकाल लीजिए, फिर एरिया का जो फॉर्मूला होता है निकालने का, πr² वो लगा के आप एरिया निकाल लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ वाट इन द फॉलोइंग। इसमें वाट की जगह पर क्या होगा। तो देखिए, इस तरह से बात याद रखिए आप, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी रहे तो इसमें अंतिम दोनों पद का गुणनफल और बीच वाला दोनों पद का गुणनफल बराबर होता है। यानी इसको लिख सकते हैं आप बी सी बराबर ए डी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, बीच वाला दोनों पद ये हो गया और अंतिम वाला एक ये है पहला और लास्ट में ये वाट है। तो इसका निकालना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इन बीच वाला को गुना कर दीजिए, यानी कि गुना करेंगे। उससे पहले आप देख लीजिए यहाँ पर ए कॉमन है तो ए कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। हम लोग क्या निकाल रहे हैं, वाट का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो ए कॉमन लेंगे तो अंदर बच जाएगा ए माइनस बी। उसके बाद दूसरा में देखिए क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू। इसका फॉर्मूला खोल दीजिए तो क्या बनेगा हमारे पास, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा ये, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसको आप ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख देंगे। तो यहाँ से देखिए प्लस वाला काट दीजिए और माइनस वाला भी काट दीजिए, बचा हमारे पास सिर्फ ए और कोष्टक के अंदर ये। तो कौन सा ऑप्शन में आप लिख भी सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 में इसका आंसर दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द कोऑर्डिनेट एक्सेस एंड द लाइन। और लाइन का इक्वेशन यहाँ पर दे रखा है। कह रहा है निर्देशांक अक्षों और ये जो इक्वेशन दे रखा है इस रेखा द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। देखिए, हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ही चाहिए तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट एक्स और वाई इंटरसेप्ट निकाल लेंगे। तो उसके लिए आप समीकरण लिखिए यहाँ पर 2x प्लस 3y बराबर कितना है, 6 है, ठीक है। ये वाट नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इंटरसेप्ट निकालने के लिए आपको यहाँ पर 1 बनाना होगा। उसके लिए आपको 6 से डिवाइड करना होगा दोनों साइड,
ठीक है। 6 से डिवाइड करेंगे, 2 से कटेगा 3 बार में, 3 से कटेगा ये 2 बार में, और ये 6 कट जाएगा, 1 बन जाएगा। तो यहाँ पर x का जो इंटरसेप्ट है कितना है, 3 है, और y का कितना है, 2 है। तो एरिया यहाँ पर क्या हो जाएगा त्रिभुज का, 1/2, और इन दोनों का गुणनफल 3 दूना 6। तो कटाएंगे इसको तो 3 यूनिट स्क्वायर जो है इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। और आप इसको समझना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर जो है इंटरसेप्ट का मतलब क्या हुआ, जैसे x का इंटरसेप्ट क्या है, 3 है। तो अगर आप ये ग्राफ में देखें तो ये हो गया हमारा x अक्ष और ये हो गया y अक्ष। तो ये जो 3 है x, तो कहने का मतलब है कि x अक्ष पर जो ये मूल बिंदु से कितना डिस्टेंस होगा, 3 यूनिट का, ठीक है। मान लीजिए यहाँ कहीं होगा, और y अक्ष पे कितना होगा, 2 यूनिट, तो यहाँ पर कहीं होगा। तो ये एक बिंदु, ये दूसरा और ये तीसरा, तो इन्हीं तीनों बिंदु के द्वारा जो त्रिभुज ये बन रहा है इसी का एरिया हम लोग को निकालना था। तो उसमें एक हो गया हमारा आधार, एक हो गया ऊंचाई। तो आधार गुना ऊंचाई गुना 1/2 करेंगे तो एरिया निकल जाएगा। तो वही हम लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं। और दूसरा तरीका है कि आप इसमें एक बार x को 0 करेंगे तो y का वैल्यू आएगा, फिर y को 0 करेंगे तो x का वैल्यू आएगा। तो 2 बिंदु आपको मिल जाएगा और यहाँ पर बैठा लीजिए। उसके बाद देख लीजिए कि किस अक्ष का कितना यूनिट डिस्टेंस है, उसके अनुसार आप एरिया निकाल लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द स्पीड ऑफ 3 बाइक्स इन द रेशियो ऑफ, यहाँ पर दे रखा है 3 4 5, द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय दिस बाइक्स टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस इज। यानी कह रहा है कि 3 बाइक द्वारा जो है यहाँ पर किसका रेशियो है, यहाँ पर देखिए स्पीड का यानी गति का रेशियो यहाँ पर दे रखा है, और पूछ रहा हमसे टाइम का रेशियो। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका इन्वर्स हो जाएगा, यानी 1/3, दूसरा हो जाएगा 1/4, तीसरा हो जाएगा 1/5। अब ये फ्रैक्शन है, हटाने के लिए इन सब का एलसीएम यानी कितना हो जाएगा, ये 60। तो 60 से हम लोग गुना कर देंगे। तो पहला आ जाएगा 3 से कटाएंगे 60 को 20, दूसरा आ जाएगा 15, तीसरा आ जाएगा 12। तो 20, 15, 12 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते कर फाइंड द वैल्यू ऑफ इसका, यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, जिसमें x और y का मान यहाँ पर दे रखा है। तो इस तरह से रूट में जब मान रहता है तो हम लोग x प्लस वाई डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे, 2 इंटू ये पहला पद का स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, प्लस दूसरा यानी कि √3 का स्क्वायर 3, और नीचे इन्हीं दोनों का अंतर यानी 2 - 3 देंगे। तो ऊपर बन गया कितना, 2, और कोष्टक के अंदर 5 है, तो 2 पंचे 10, और नीचे हो गया -1। तो -1 से 10 को डिवाइड करेंगे तो -10 होगा। और यहाँ पर रख दीजिए x प्लस वाई का वैल्यू -10, और उसका करना क्या है, स्क्वायर। तो -10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते, फाइंड द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ ये, इन दोनों के गुणनफल में इकाई अंक पूछ रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर इकाई अंक 7 है, यहाँ पर क्या है, 1 है। तो यहाँ तो क्लियर है कि इसका इकाई अंक क्या आएगा, हमेशा 1 ही आएगा, क्योंकि 1 को कितनों बार गुना करे तो 1 ही आएगा। ठीक है, और बात रहा इसका, तो 7 का जो इकाई अंक निकालने का साइक्लिसिटी होता है वो क्या होता है, 4 होता है। यानी 7 की पावर 4 अगर हम लोग करें तो इसका इकाई अंक हमेशा 1 बन जाएगा। आप देख भी सकते हैं 7 को अगर 4 बार गुना करेंगे तो 7 7 49 हुआ, यानी 49 गुना 49, तो 9 गुना 9 एक का इकाई अंक क्या आया, 1 आया। तो यहाँ पर इसका साइक्लिसिटी 4 हो जाता है। तो आप यहाँ पर 4 से डायरेक्ट जो है 153 को डिवाइड करके शेषफल ले लेंगे। तो 4 से हम यहाँ पर 153 को डिवाइड कर रहे हैं, तो 4 तिया 12 जाएगा, बचेगा 3, 33 हुआ, 4 8 32 जाएगा। तो यहाँ पर शेष कितना आ गया, 1 आ गया। तो आपको यही 1 पकड़ना है, और आधार इसका 7 है, तो यानी 7 की पावर 1 यहाँ से इकाई अंक आपको मिलेगा। क्योंकि ये जो 38 बार में कट चुका है यानी 152, उसका इकाई अंक तो 1 ही रहेगा, क्योंकि वो जो पावर है वो 4 के मल्टीपल में है। ठीक है, तो उसको हम लोग छोड़ देंगे। तो यहाँ से 7 की पावर 1 करेंगे, 7 आएगा, इधर गुना 1 यानी कि 7 ही इसका जो है आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेट द वेरिएंस ऑफ द फॉलोइंग डाटा, यानी इसका जो है प्रसरण निकालना है। तो प्रसरण निकालने के लिए सबसे पहले निकालना होगा हम लोग को माध्य। तो माध्य इसका कितना होगा, सबको जोड़िए, 9 8 17 6 23 5 28 2 30, 30 और 5 डेटा है तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। अब निकालना है प्रसरण। प्रसरण निकालने के लिए सबका डिफरेंस लेके स्क्वायर करके जोड़ेंगे। तो 6 और 2 का डिफरेंस 4, 4 का स्क्वायर 16, और 6 5 का 1 1, इधर 0 पड़ जाएगा तीसरा, और चौथा हो जाएगा 8 और 6 का डिफरेंस 2 का स्क्वायर 4, और इसका 9। ठीक है, 6 और 9 का डिफरेंस 3, 3 का स्क्वायर 9, और इसको फिर कितना डेटा यहाँ पर 5 है, फिर 5 से ही डिवाइड करेंगे। तो 16 1 17 4 21 9 30, 30 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6। तो 6 ही इस सवाल का जो है करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते, ए मैन एंड अ बॉय टुगेदर कैन कंप्लीट ए टास्क इन 60 डेज, यानी एक आदमी और एक लड़का साथ में मिलकर किसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं। देयर इफिशियंसी इज इन द रेशियो ऑफ 7:5, यानी उसका कार्यक्षमता का जो अनुपात है वो क्या है, 7:5 है। हाउ मेनी डेज विल द बॉय अलोन टेक टू कंप्लीट द टास्क, तो केवल लड़के इस काम को करने में कितना दिन का समय लेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सिंपल सा है, मैन और बॉय दोनों का कार्यक्षमता का अनुपात दे रखा है 7:5।
ठीक है। और इन दोनों को साथ में 60 दिन लगता है, तो यहाँ से टोटल वर्क हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। दोनों का एफिशिएंसी देखें तो टोटल कितना हो रहा है, 7 5 12, और दोनों को टाइम लग रहा है 60 दिन का, तो 12 गुना 60 हो जाएगा। अब इस वर्क को केवल लड़के को करना है, ठीक है, ओनली बॉयज़। तो यहाँ बॉयज़ का एफिशिएंसी कितना है, 5 है, तो 5 इसको डिवाइड करेंगे, 5 से कटाएंगे, 12 12 में 12 गुना 12, 144 दिन इस सवाल का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते। इफ़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज़ एन अल्टीट्यूड ऑफ लेंथ 12√5 सेंटीमीटर, यानी किसी समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई जो है वो कितना है, 12√5 है। देन द डिफरेंस बिटवीन द एरियाज ऑफ द सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल एंड द इनस्क्राइब्ड सर्कल। तो कह रहा है कि परिवृत्त और अंतःवृत्त के क्षेत्रफलों का अंतर ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम बना लेंगे। ये हमारा हो गया समबाहु त्रिभुज, और इसके अंदर इस तरह से एक वृत्त खींचा गया है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इनस्क्राइब्ड सर्कल यानी कि अंतःवृत्त। और इसके शीर्ष को मिलाकर जब वृत्त खींचा जाता है इस तरह से, तो ये हो जाता है हमारा परिवृत्त। ठीक है, और यहाँ है दोनों का केंद्र बिंदु। अब देखिए यहाँ ऊंचाई दे रखा है त्रिभुज का, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो दे रखा है कितना, h बराबर यहाँ 12√5 दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर रिलेशन आपको याद होना चाहिए कि ये जो रेडियस है ये आर है, ये आर है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी आर ही होगा, यानी कि ये तीनों बराबर होता है। ठीक है, यानी सीधा सीधा आप कह सकते हैं कि आर बराबर h/3। तो यहाँ से आर का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। h हमारा 12√5 और इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 चौके 12, यानी कि आर बराबर हो जाता है 4√5। आर अगर 4√5 आया, यानी अंतःवृत्त का यहाँ पर त्रिज्या निकला है, तो यहाँ से इसका एरिया निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, पाए गुना आर स्क्वायर, यानी कि 4√5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4 चौके 16 पंचे 80। यहाँ लिख देते हैं हम, समझने में आसानी होगा आपको। तो ये 80 पाई जो है इसका एरिया आया है, अंतःवृत्त का है ये, ठीक है, अंदर वाला का। अब यहाँ आपको एक और चीज़ पता होना चाहिए कि ये अंतःवृत्त और परिवृत्त का जो त्रिज्या का अनुपात होता है, यानी स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर, ये क्या होता है, 1:2 होता है। ठीक है, यानी इसका अंदर का त्रिज्या अगर 1 है तो बाहर का त्रिज्या कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि इस बिंदु से यहाँ तक का दूरी जो है ये अंतःवृत्त का त्रिज्या है, और इस बिंदु से यहाँ तक का जो है ये क्या है, ये बाह्यवृत्त का त्रिज्या है। अगर ये आर है तो ऊपर वाला कितना है, 2r है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं आराम से। जब रेडियस का अनुपात ये है तो यहाँ से एरिया का अनुपात क्या हो जाएगा, इसके स्क्वायर में, यानी कि 1:2 का स्क्वायर 4, 1:4 होगा, यानी 1 यूनिट है अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। जबकि यहाँ कितना निकाले हम लोग, 80 पाए। हमें चाहिए दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर यहाँ पर देखिए 4 और 1 का अंतर 3 यूनिट, तो 1 यूनिट का 80 पाए, तो 3 यूनिट का कितना होगा, 80 गुना 3 यानी कि 240 पाए। यही इस सवाल का जो है आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। द लिस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9 12 एंड 15, यानी सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना जो 9 12 15 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो यहाँ पर 9 से विभाज्य होना है, तो ऑप्शन चेक कर लेंगे, आराम से आंसर मिल जाएगा। 9 का मल्टीपल 6 के साथ नहीं है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, एक ही बार में आंसर आ चुका है। ठीक है, दूसरा तरीका है कि आप इसको एलसीएम लेके डिवाइड कर लीजिए। आगे बढ़ते। रिंकी डोनेट्स ब्लड थ्राइस इन अ ईयर, यानी एक साल में रिंकी 3 बार जो है रक्तदान करती है। ईच टाइम 150 मिलीलीटर, यानी प्रत्येक बार 150 मिलीलीटर। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ ब्लड विल ही डोनेट इन 5 ईयर्स, ठीक है, यानी 5 साल में वह कितना रक्तदान करती है। सिंपल सा है, एक साल में 3 बार, तो यहाँ पर बात कितना चल रहा है, 5 साल का, तो 5 साल में 5 या 15 बार, और एक बार में ये 150 ml जो है खून दान करती है। तो ये टोटल इसका हो जाएगा 5 या 15 गुना 15 225, उस पर 1 0, यानी 2250 ml। आंसर लीटर में दे रखा है, तो इसको आगे आप 1000 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2.25 लीटर। ठीक है, यहाँ 3 0 है, तो यहाँ पर 1 2 3 अंक जोड़ के आप यहाँ पर दशमलव बैठा देंगे। आगे बढ़ते हैं। ए सम ऑफ मनी डबल्स एट सिंपल इंटरेस्ट इन 5 ईयर्स, यानी कोई मूलधन जो है 5 वर्ष में कितना हो जाता है, 2 गुना। तो इन हाउ मैनी ईयर्स, कितने वर्षों में, इट बिकम 4 टाइम्स इटसेल्फ, ये अपने आप का 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि मूलधन हमारा 1 यूनिट है, तो उसको 2 गुना होना है, यानी 2 यूनिट होना है। टाइम यहाँ कितना लग रहा है, 5 साल का। ठीक है, और यही मूलधन यानी 1 यूनिट 4 गुना कितने समय में होगा, यही बात यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ 1 से 2 हुआ, 1 यूनिट का ब्याज मिला, कितने वर्ष में, 5 वर्ष में। यहाँ अगर देखें तो 1 से 4 हुआ, 3 यूनिट का ब्याज मिला। तो आप देखिए कि 1 यूनिट में 5 वर्ष लग रहा है, तो 3 यूनिट होने में कितना लगेगा, 15 वर्ष का टाइम। से ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। आगे बढ़ते। द थर्ड प्रोपोर्शनल टू
35 एंड 15 इज, यानी इसका तृतीय अनुपात पूछ रहा है। देखिए यहाँ बात याद रखिए, ए और बी है, अगर इसका थर्ड प्रोपोर्शनल पूछे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बट्टा ए हो जाएगा। अगर इन्हीं दोनों का मीन प्रोपोर्शनल यानी कि माध्य अनुपात पूछे तो हो जाएगा क्या, रूट अंडर ए बी। और 3 नंबर रहेगा आपके पास ए बी सी, इसमें पूछेगा फोर्थ प्रोपोर्शनल, तो इसका क्या हो जाएगा, बी सी बट्टा ए। ठीक है, तो यहाँ पर हमको निकालना थर्ड, तो ये निकालेंगे बी स्क्वायर बट्टा ए, तो बी हमारा हो गया 15, यानी 15 का स्क्वायर, 15 को 2 बार गुना कर दीजिए और नीचे देंगे 35, तो 5 से 3 बार में, 5 से 7 बार में, तो 15 या 45 नीचे 7, तो ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। आगे बढ़ते, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 2400 एंड 20 रिस्पेक्टिवली, यानी कि किन्हीं दो नंबर का जो एलसीएम और एचसीएफ है वो कर्म से क्या है, 2400 और 20 है। When we divide the first number by 8, the quotient 60, यानी पहली संख्या को अगर 8 से हम लोग भाग दें तो उस भागफल कितना बचता है, 60 बचता है। देन द सेकेंड नंबर इज, तो हम लोग को सबसे पहले निकालना होगा फर्स्ट नंबर कितना होगा। देखिए 8 से भाग कर रहे हैं, 60 से भागफल आ रहा है, तो वो नंबर कितना होगा, 8 गुना 60, सिंपल सा है। तो 8 से 48 यानी 480 हो गया। और हम लोग जानते हैं कि किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ से n1 जो कि 480 है और n2 जो कि हमें निकालना है दूसरा नंबर, और इसको बराबर कर देंगे एलसीएम गुना एचसीएफ के, यानी कि 2400 गुना 20। ठीक है, 20 से इसको कटा देंगे, कितना बार में ये कट जाएगा, 24 बार में, 24 से इसको कटा देंगे 100 बार में, तो n2 का वैल्यू कितना आ गया, 100, ऑप्शन नंबर 2 में है। आगे बढ़ते, ए वोमेन सेल्स 78 पेंसिल्स एंड गेट्स ए प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 13 पेंसिल्स, हर प्रॉफिट परसेंटेज इज, यानी एक औरत 78 पेंसिल बेचती है और वो प्रॉफिट प्राप्त करती है 13 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखना होगा कि यहाँ पर इसको प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब जो है इसका विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा क्रय मूल्य से, यानी विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य घटाएंगे तो हमें प्रॉफिट मिलेगा। और विक्रय मूल्य होगा क्या, 78 पेंसिल बेच रही, तो अगर एक पेंसिल का विक्रय मूल्य सेलिंग एसपी मान लें 1 एसपी, तो 78 का कितना हो जाएगा, 78 सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी। इसमें हम लोग क्रय मूल्य घटाएंगे 78 का, यानी 78 कॉस्ट प्राइस बराबर क्या हो जाएगा, 13 पेंसिल का विक्रय मूल्य यानी कि 13 एसपी। अब यहाँ से घटा के जो है ये 13 एसपी को इस तरफ लाएंगे तो 78 में 13 घट जाएगा, कितना बचेगा, 65 एसपी बराबर, इसको इस तरफ भेजेंगे तो 78 सीपी, 13 से 5 बार में, 13 से 6 बार में, तो यहाँ से सीपी और एसपी का क्या रेशियो आएगा, सीपी हमारा हो जाएगा 5 और एसपी हो जाएगा इस तरफ वाला 6, यानी 5 का सामान 6 में हम लोग बेच रहे हैं, तो 1 का प्रॉफिट है किसके ऊपर, 5 के ऊपर, तो 1/5 कितना हो जाएगा, 20%, इस सवाल का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते, फ्रॉम ए सर्कुलर सीट ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, यानी एक वृत्ताकार सीट है जिसका त्रिज्या कितना है, 20 सेंटीमीटर है। 3 सर्कल्स ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर ईच आर कट ऑफ, यानी 3 वृत्त यहाँ से काटा जाता है जिसका त्रिज्या कितना है, 6 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ अनकट टू द एरिया ऑफ कट पोर्शन, यानी जो भाग नहीं काटा गया उसका और जो भाग काटा गया उसका क्षेत्रफल का अनुपात यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे, एक बड़ा सा वृत्त बना लेते हैं जिसका त्रिज्या है 20 सेंटीमीटर, तो इसका त्रिज्या कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। और इसी से कहीं से मान लीजिए एक वृत्त यहाँ से और यहाँ से 3 वृत्त काटा गया जो कि बराबर त्रिज्या का है, ये भी 6 है, ये भी 6 लिख देते हैं यहाँ पर, और तीसरा वृत्त का भी त्रिज्या कितना, 6 है। तो यहाँ पर पहले हम लोग निकालेंगे कट पोर्शन, यानी जितना भाग काटा गया उसका क्षेत्रफल क्या है, और उसमें जो है पूरा क्षेत्रफल में वो काटा गया भाग घटा देंगे तो अनकट का निकल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग त्रिज्या का अनुपात यहाँ पर देखें, बड़ा वृत्त यानी कैपिटल आर में लिखते हैं इसका त्रिज्या, छोटा वृत्त इसका स्मॉल आर। तो बड़ा वृत्त का त्रिज्या देखें तो 20 सेंटीमीटर है और छोटा वृत्त जो काटा जा रहा है उसका त्रिज्या कितना, 6 है। तो ये त्रिज्या का अनुपात है 20:6, इसको कटा के छोटा कर लीजिए, 2 से कटाएंगे 10 बार में, 2 से 3 बार में। तो यहाँ से अगर हम लोग एरिया का रेशियो देखें तो क्या हो जाएगा, इसके स्क्वायर में 10 का स्क्वायर 100 और 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, ये 9 जो है छोटा वाला वृत्त का है और ये 100 जो है बड़ा वाला वृत्त का है। अब देखिए यहाँ पर कट पोर्शन का अगर हम लोग एरिया निकालें, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं कट पोर्शन। ठीक है, तो कट पोर्शन का कितना होगा, 3 वृत्त है सेम, तो 3 गुना एक वृत्त का एरिया हम लोग कितना निकाल चुके हैं, 9, तो 3 गुना 9 हो जाएगा काटा हुआ भाग का क्षेत्रफल। अब इसका अनुपात पहले हम लोग को रखना है यहाँ ऑर्डर में, देखिए एरिया ऑफ अनकट, तो अनकट का अब निकालेंगे। टोटल यहाँ देखिए 100 है, 100 यूनिट है, जिसमें कि 9 या 27 इधर हो गया, तो बचा कितना, इधर बच गया 73 यानी 73, यानी ये है अनकट का। ठीक है, तो यही दोनों का अनुपात है, ये हो गया 73 और ये हो गया 9 या 27, ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं,
फाइंड द एचसीएफ ऑफ ये, यानी इस फ्रैक्शन में जब हम लोग एचसीएफ निकालते हैं तो ऊपर वाला का एचसीएफ और नीचे वाला का एलसीएम ले लेते हैं। तो ऊपर वाला का एचसीएफ लेंगे तो 1 आएगा और एलसीएम कितना आएगा 13 तिया 39 यानी कि 39 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, इसका माध्य निकालना है। सिंपल सा जोड़ के जितना डाटा उससे भाग कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। इफ़ ये दे रखा है ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 बराबर 17, ए प्लस बी 1 है तो इसका मान निकालना है। ठीक है, देखिए यहाँ ए की पावर 4 है, यहाँ ए की पावर क्या 1 है, बी की पावर 1 है, बी की पावर 4 है, तो 1 से 4 में जाना है तो हम लोग इसका स्क्वायर करते हैं। तो हम लोग को मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 1। यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1 माइनस 2ab हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग राइट साइड भेज दिए। अब फिर से यहाँ स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, ये देखिए ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, यहाँ पर ए की पावर 4 होगा, बी की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। बराबर इस तरफ भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ए स्क्वायर यानी 1 हो जाएगा, माइनस प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2ab का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, माइनस का 2ab यानी कि 2 इंटू 2ab ये हो जाएगा 4ab। तो देखिए यहाँ इसका मान यहाँ से रख दीजिए, ये कितना दे रखा है हमारे पास 17, तो ये हो गया 17, उधर से 1 ले आएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, और ये जो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर इसको इस तरफ भेज देंगे, कितना हो जाएगा ये, अच्छा यहाँ पर प्लस में होगा, ठीक है, ये माइनस में होगा, तो ये जब इधर जाएगा तो घट जाएगा, 4 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, और माइनस का 4ab ऑलरेडी यहाँ पर है, ये कितना हो गया 16, और यहाँ से आप जो है क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, और इसको देखते हुए यहाँ देखिए इसका वैल्यू निकालना, अगर यहाँ से हम लोग 2 हटा लें तो वही वैल्यू वहाँ पर आएगा, तो 2 यहाँ कॉमन लेंगे तो बचेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 2ab, यही वैल्यू निकालना है जो कि कोष्टक के अंदर है। 2 से कटा देंगे इसको 8 बार में, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 8, ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। आगे बढ़ते, इफ़ ए इज 55 जेड इज 11, सबका वैल्यू दे रखा है, इसका मान निकालना है, तो रख दीजिए ए 55 है, उसके बाद भाग है जेड, जेड का वैल्यू कितना है 11 है, तो भाग है तो नीचे दे देते हैं 11 गुना एच कितना है, एच है 5, तो 5 माइनस डी कितना है, डी है 5, 5 कर देंगे, घटाएंगे इसको 5 बार में, 5 गुना 5 25 में 5 घटाएंगे तो 20 इस सवाल का सही आंसर होगा। आगे बढ़ते, इफ द प्राइस ऑफ ऑयल इज इंक्रीज्ड बाय 45%, then by what percent should a family reduce its consumption so that the expenditure remains the same, यानी कह रहा है कि तेल का कीमत जो है 45% बढ़ गया, तो किसी परिवार को अपने खपत में कितनी कमी करनी चाहिए ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे इसका प्राइस का रेशियो किस अनुपात में चेंज हुआ है, तो 45% का फ्रैक्शन हो जाता है कितना 9/20, यानी 20 अगर पहले था तो 9 बढ़ गया, यानी 20 से 29 हो गया प्राइस का रेशियो। अब यहाँ कंजम्पशन का रेशियो क्या करना होगा ताकि खर्च ये इसका परिवर्तित ना हो, तो इसका इन्वर्स करना पड़ेगा, यानी 29 से 20 करना पड़ेगा। अब देखिए आप पहला कंडीशन में 20 गुना 29, दूसरा कंडीशन में वही है 20 गुना 29, खर्च यहाँ दोनों कंडीशन में बराबर है, प्राइस गुना कंजम्पशन करेंगे तो खर्च हमको मिलेगा। अब यहाँ देखिए कंजम्पशन किस अनुपात में कम हुआ है, 29 से 20 हुआ, यानी 9 का कमी है किसके ऊपर 29 के ऊपर, परसेंटेज निकालना है 100% से गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 900/29%, डिवाइड करेंगे तो 29 या 87 और 29 एक का 29, इधर 1/29 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। आगे बढ़ते, कह रहा व्हाट वुड बी द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एक्स इन द गिवन इक्वेशन, इसमें एक्स का उच्चतम मान पूछ रहा है, तो इसको समझाने के लिए ऊपर नीचे लिखना जरूरी है। ठीक है, ऐसे समझाएंगे तो अच्छे से समझ में नहीं आएगा, अगर आपको आता है तो आप आराम से आंसर निकाल लेंगे। तो लिखते हैं ऊपर नीचे 7x5, दूसरा पद क्या है 2y3, तीसरा है 8z7, और इन तीनों का योगफल कितना है 1805। अब यहाँ जोड़िए 5 3 8 7 15, 15 का 5 बचा कितना 1, एक यहाँ आगे भेज दिए, ठीक है, और लास्ट वाला जोड़ लीजिए 7 2 9 8 17, यहाँ कितना 18, यानी एक इसमें जो है कैरी फॉरवर्ड यहाँ से आया है बीच वाला से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बीच वाला से एक ही लेना है और यहाँ से एक इसको देना है, यानी इन सब का योग कितना होना चाहिए, देखिए अगर एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक तो यहाँ से हमको मिल गया कैरी फॉरवर्ड, अब इसमें हम लोग क्या जोड़ें कि इकाई अंक हमारा 0 बने और एक हासिल भी बच जाए, तो आप कहेंगे 9, 9 1 10 होगा, जिसमें 10 का 0 यहाँ पड़ जाएगा और एक आगे भेज देंगे, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना है 9 है। ठीक है, क्योंकि एक जो है कैरी फॉरवर्ड आया है, तो जब एक्स प्लस वाई
प्लस जेड 9 है, जिसमें एक्स का मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो वाई और जेड को हम लोग 0 कर देंगे, तो एक्स का मैक्सिमम वैल्यू इसका 9 ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते, इसको हल करना है। तो देखिए यहाँ हम सबसे पहले लाइन ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 2 + 8 10 हो जाएगा। अब आगे भाग है, 5 से 10 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा। फिर आगे भी भाग है, 2 से 4 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा। आगे माइनस है तो 3 में से 2 घटाएंगे 1 बचेगा। 1 से आगे भाग है तो 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। फिर आगे माइनस है तो 1 में 2 माइनस कर देंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। फिर आगे भाग है, 1 को -1 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, ठीक है। और यहाँ लास्ट में प्लस का 1 है, तो दोनों 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते, द नंबर यहाँ दे रखा है इन द p बटा q फॉर्म इज इक्वल टू, तो इस नंबर को लिखना है p बटा q में, यानी भिन्न में। तो देखिए यहाँ अगर देखें तो पॉइंट के बाद रेकरिंग हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, 3 5 2 3 5 2, इसी तरह से होते रहा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.12352 और 352 पर रेकरिंग, क्योंकि इन्हीं 3 अंकों का जो है पुनरावृत्ति हो रहा है यहाँ पर। तो इसको फ्रैक्शन में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले रेकरिंग और पॉइंट को भूल के नंबर लिखते हैं। नंबर है हमारे पास 1 2 3 5 2, और इसमें वो माइनस करते हैं जिसका रेकरिंग नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पर 1 2 है तो 12 यहाँ पर माइनस कर देंगे, और नीचे आ जाएगा कितना, जितने अंकों का रेकरिंग हो रहा है उतना बार 9, तो 3 अंक है यहाँ पर तो 3 बार 9 देंगे, और जितने अंकों का नहीं हो रहा उतना 0, ठीक है। अब 12,352 में 12 घटाएंगे तो 12,340 बचेगा, और नीचे है 99,900, तो 1 0 काट देंगे 2 से, ये कितना 617, और नीचे बन जाएगा 4995, यानी ऑप्शन नंबर 3 में जो है इसका आंसर है। आगे बढ़ते, फाइंड द लिस्ट मल्टीपल ऑफ 13 which on dividing by 4 5 7 and 6 7 and 8 leaves a remainder 2 in each case, यानी कह रहा है कि 13 का वह सबसे छोटा गुणक ज्ञात करें, यानी 13 का छोटा सबसे मल्टीपल, जिससे 4 5 6 7 और 8 से भाग करने पर प्रत्येक मामले में 2 शेष बचता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग ये 13 का मल्टीपल छोड़ दें तो वो नंबर बताइए जिसको इन सब से भाग करने पर प्रत्येक मामले में 2 शेष बचे, तो आप कहेंगे वो नंबर होगा इन सब का एलसीएम प्लस का ये रिमाइंडर 2, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम कितना होगा, सबसे बड़ी नंबर यहाँ से उठाइए 8 है, ठीक है। उसके बाद 7 इसमें है, नहीं है तो 7 लगा देंगे। 6 का क्या है 2 है, 3 नहीं है 3 लगा देंगे। उसके बाद 5 कहीं पर नहीं है 5 लगा देंगे। 4 है, 4 8 में है तो उसको छोड़ देंगे। सबको गुना करिए, ये कितना हो गया 5 या 15 120 गुना 7, यानी कि ये हो जाएगा 840, तो वो नंबर होगा 840 प्लस का 2, लेकिन यहाँ 13 का मल्टीपल भी है, तो वो नंबर होगा हमारा ये 840 जो कि एलसीएम आया है 840 के, और ये रिमाइंडर कितना बचना है 2, तो 2, ठीक है। लेकिन ये जो नंबर है ये 13 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 13 नीचे देंगे, और इसको जो है हम लोग सॉल्व करेंगे कि यहाँ के का वैल्यू क्या होने पर 13 का मल्टीपल यहाँ बन रहा है। तो उसके लिए ये 840 नंबर बड़ा है। अगर आप ऑप्शन पर नज़र देंगे तो सीधा सीधा बात है यहाँ की के का वैल्यू 3 होना चाहिए, क्योंकि ये 2400 के करीब ही है सारा ऑप्शन, 24 2500 के। तो 3 लेंगे तो कितना होगा 84 तिया 4 तिया 12 8 24 1 25, यानी 2520 हो गया। उसको 2 उसमें जोड़ेंगे तो 2522 जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप निकाल सकते हैं ऑप्शन को ऑब्जर्व करके। लेकिन अगर आप ऑप्शन ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं तो आप क्या करेंगे, इसको 13 से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 13 से 840 को हम डिवाइड कर रहे हैं, तो 13 6 के 78 जाएगा, बचेगा कितना 6 60 होगा, 13 चौके 52 जाएगा, बचेगा कितना 8 8 शेषफल बचा। तो यहाँ से आप जो शेषफल बचा उसको ही उठाइए, यानी 8 के लिखेंगे प्लस का 2/13, ठीक है। ये जो शेषफल आया है, क्योंकि बाकी जो भी मटेरियल है वो तो कटना है, यानी कि 8 अगर इसमें घटाइएगा तो आपको मिलेगा क्या 832। 832 तो 13 का मल्टीपल है, तो उसको छोड़िए वो तो कट जाएगा। बचेगा हमारे पास 8 जो कि नहीं कट रहा, तो उसी में हम लोग लेंगे, और इसी में के का वैल्यू 1 2 3 इसी तरह से कर करके रख के देखते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर निकालना आसान है, छोटा नंबर होगा। अगर 1 रखेंगे तो 10 बनेगा, नहीं होगा। 2 रखेंगे तो 18 बनेगा, ये भी 13 का मल्टीपल नहीं है। 3 रखेंगे तो 8 से 24 तो 26 बना, यानी 26 बना जो कि है 13 का मल्टीपल, ठीक है। जब यहाँ पर 3 रखने पर 13 का मल्टीपल बन रहा है तो वो नंबर भी यहाँ पर 3 रख के हम लोग प्राप्त करेंगे। कहाँ पर, इसमें जब 3 रखेंगे के का वैल्यू तो 840 गुना 3 प्लस का 2 जो कि हो जाएगा 2522, ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। आगे बढ़ते, इफ़ 10 अल्फा 5/3 एंड 10 बीटा 4 है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पूछा जा रहा है। तो सिंपल सा है, 10a और 10b का वैल्यू दे रखा है, a प्लस बी हमसे पूछा जा रहा है, तो फार्मूला लगाएंगे क्या 10a प्लस बी का, यानी 10 यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा
क्या होता है, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा बटा 1 माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। अब यहाँ पर वैल्यू रखिए, टेन अल्फा हमारे पास 5/3 है प्लस टेन बीटा 4 है, और नीचे हो जाएगा कितना, 1 माइनस और इन दोनों का गुणनफल यानी कि 20/3। तो ऊपर कितना बन रहा है, 3 चौके 12 5 17/3। देखिए यहाँ भी 3 नीचे, यहाँ भी है, तो 3 3 कटना ही है, उसको छोड़िए। ऊपर का 17 गया, नीचे का 3 का 3 माइनस 20 यानी माइनस का 17। ये कटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा, यानी टेन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ गया है, यहाँ पर माइनस का 1 आया है। अब आपको देखना है कि 10 में -1 किसका वैल्यू है। अगर हम लोग माइनस छोड़ दें तो आप कहेंगे कि 1 जो है 10 में कितना डिग्री का वैल्यू है, 45 डिग्री का। ठीक है, अब यहाँ माइनस है तो इसका मतलब जो है ये पहला क्वाड्रेंट में ये वैल्यू अल्फा प्लस बीटा का नहीं है, तो किस में है। देखिए इस तरह से अगर हम लोग बनाते हैं, ये हमारा पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा क्वाड्रेंट है। इसमें हम लोग क्या जानते हैं कि ये जो तिरछा चीज़ है, यानी पहला और तीसरा में टेन और कॉट, ये दोनों क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसका मतलब नेगेटिव वैल्यू तो या तो इस क्वाड्रेंट में होगा या नहीं तो चौथा में होगा। चौथा में अगर होगा तो वो 270 से अधिक होगा वैल्यू, लेकिन कोई भी ऑप्शन जो है 270 से अधिक नहीं है। इसका मतलब ये दूसरा क्वाड्रेंट में ही है। तो दूसरा क्वाड्रेंट में है तो कितना वैल्यू है, तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा, ये 90 डिग्री है, ये कितना है 180 डिग्री है। अगर आपको 10 में ही वैल्यू देना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से 180 में ये 45 माइनस कर देंगे। तो 180 में जब 45 माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, 135 डिग्री। तो ये 10 135 का वैल्यू ही है माइनस का 1। तो 135 डिग्री इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते। इफ़ एज इनकम इज 60% लेस देन दैट ऑफ बी, यानी ए का जो आय है बी के आय से 60% कम है, देन बाय व्हाट परसेंट इज बीज इनकम मोर देन दैट ऑफ ए। तो ए से कितना अधिक है बी का इनकम, परसेंटेज में यहाँ पर आंसर देना है। तो सिंपल सा है, 60% मतलब क्या, 3/5। दो लोग हैं ए और बी, अगर बी कमाता है 5 यूनिट तो ए कितना कमाएगा, 5 से 3 कम यानी कि 2 यूनिट कमाएगा। ठीक है, तो अब पूछ रहा है बी का जो आय है ए से कितना अधिक है, तो कितना अधिक है, 3 अधिक है, किसके ऊपर, 2 के ऊपर। तो 3/2 कितना होता है, 150%। ऑप्शन नंबर एक इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते। इफ ए एक्सीड्स बी बाय 30% एंड बी इज लेस देन सी बाय 20%, देन ए रेशियो सी इज। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि ए जो है बी से 30% अधिक है और बी जो है सी से 20% कम है, तो ए अनुपात सी क्या है। देखिए 3 लोग हैं ए बी सी, तो ए है बी पर, बी है सी पर, तो सी को मान लेते हैं हम लोग 100, तो बी कितना होगा, 20% कम है यानी कि 80 है। अब जब बी 80 है तो ए कितना होगा, ए 80 से 30% अधिक, यानी 80 में 80 का 30% कितना होगा, 24। जब 80 में 24 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 104, यानी ए हो जाएगा 104। ये तीनों का रेशियो है। तो हमें चाहिए ए अनुपात सी, तो ए है 104, सी है 100, 4 से घटा देंगे ये 26, ये 25, 26 और 25 इन दोनों का वैल्यू आएगा। आगे बढ़ता। ए बी एंड सी कंप्लीट ए टास्क इन 80 डेज, यानी ए बी और सी एक काम को 8 दिन में करते हैं। यहाँ लिख देते हैं ए प्लस बी प्लस सी 8 दिन में करते हैं। ए और बी यहाँ पर और दे रखा है, इसका मतलब हो गया कि ए या बी अकेले अकेले इस काम को 20 दिन में कर सकते हैं। इन हाउ मेनी डेज कैन सी अलोन कंप्लीट द टास्क, तो कितने दिनों में सी अकेले इस काम को कर पाएंगे। तो यहाँ देखिए ए और बी बराबर है, यानी ए बराबर बी कर दीजिए। ये दोनों मिलकर कितने दिन में काम कर रहे हैं, 20 दिन में, यानी दोनों अलग अलग 20 दिन में। तो टोटल वर्क हम लोग इन दोनों का एलसीएम 40 मान लेते हैं। 8 पंजे 40 हो गया, 20 दूना 40 हो गया। ठीक है, अब हमें चाहिए सी का कार्य क्षमता, क्योंकि सी के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए ए और बी दोनों का है 2-2 यूनिट, तो दोनों का कुल कितना यूनिट हो जाएगा, 2 + 2 4 यूनिट हो जाएगा। और ए बी सी तीनों का दे रखा है 5, तो केवल सी का कितना होगा, 5 में 4 माइनस कर देंगे तो 1 यूनिट आएगा। अब 1 यूनिट के हिसाब से 40 यूनिट काम को करने में कितना टाइम लगेगा, 40 दिन, सीधा सीधा है। तो 40 दिन इस सवाल का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते। इसमें क्या कह रहा है कि वैल्यू निकालना है tan 255 डिग्री का। तो tan 255 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 180 प्लस का 75 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या है, 180 है यानी 90 का इवन मल्टीपल है, यानी 90 का सम संख्या में यहाँ गुणक है। तो ये चेंज नहीं होगा, ये 10 में ही रहेगा। कितना रहेगा, 75 डिग्री। तो tan 75 का मान कितना होता है, 2 + √3। लेकिन आपको देखना है इसके अकॉर्डिंग इसका वैल्यू नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, वो आपको यहाँ से समझ में आएगा। ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, यानी ये तीसरा और ये चौथा। अब देखिए यहाँ tan 255 है, तो ये किस चतुर्थांश में स्थित है।
पहला में 0 से 90 के बीच होता है, दूसरा में 90 से 180 के बीच, तीसरा में 180 से 270 के बीच, और चौथा में 270 से 360। ठीक है, तो ये 255 तीसरा क्वाड्रेंट में है। और हम लोग जानते हैं कि तीसरा में और पहला में दोनों में 10 और कोट क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो इसका वैल्यू पॉजिटिव में ही रहेगा, यानी यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते। तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।